नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, धान, फूल, जीरा, सेब और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद जारी। 161 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंची धान की खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। धान की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर धान की पैदावार 1355 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के करीब 15% से ज्यादा है। बता दें कि खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक हुई धान की खरीद से लगभग 9,33,000 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं KMS 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य से ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई 411 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 400,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,08,000 हेक्टेयर ज्यादा हुई है। अब रुक करते हैं कुछ और सुर्खियों का। 1,66,000 टन के पार पहुंचा हल्दी का निर्यात, पैदावार में कमी अनुमानित। त्योहारी सीजन में बढ़ी फूलों की मांग, ताजा फूलों का निर्यात 707 करोड़ रुपए के पार। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। अब हम बात करेंगे हल्दी की। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान है। घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज 11,61,000 टन हो सकती है। वहीं बात निर्यात की करें तो हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2022-23 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। आइए देखते हैं हल्दी पर हमारी रिपोर्ट।
भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान हल्दी के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आने का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी फूल की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अरे पीकू, कोई कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ। एक बार की बात है जब धरती पर पानी हुआ करता था। हाँ, ये कैसी कहानी? धरती पे हमेशा पानी रहेगा। घर घर में जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है पानी, डर है कि कहीं ये बन ना जाए एक कहानी। क्योंकि जल बिना कल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं। देखिए जस्ट जूनियर रविवार सुबह 11:30 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे प्याज के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं फूल की। भारतीय फूलों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2022-23 के दौरान भारत ने 707 करोड़ रुपए के ताजा फूलों का निर्यात वैश्विक बाजार में किया है। भारत ने प्रमुख रूप से फूलों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को किया है। तो ये बात जो आपने हमारे इस कार्यक्रम में सुनी, फूलों पर आधारित है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारत की जलवायु फूलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत में फूलों की खेती करने के लिए 283,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल था, जिसमें से लूज फूलों की पैदावार 2,295 मिलियन टन हुई थी। वहीं खुले फूलों की पैदावार 833,000 टन हुई थी। भारत के लिए राज्यों में फूलों की खेती व्यावसायिक रूप से की जा रही है। वहीं मिजोरम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, असम और छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक में 15.85%, तमिलनाडु में 15.16%, मध्य प्रदेश में 13.66% और पश्चिम बंगाल में 10.61% फूलों की पैदावार में
बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा गुलाब, रजनीगंधा, ग्लिट्स, एंथूरियम, कार्नेशन, गेंदा फूलों की पैदावार होती है। भारत के किसान अत्याधुनिक पॉली और ग्रीन हाउस दोनों ही तरह से फूलों की खेती करते हैं। वैश्विक बाजार में बढ़ते फूलों की मांग को देखते हुए सरकार ने फूलों की खेती का दायरा पहले के मुकाबले बढ़ा दिया है। पिछले एक दशक में फूलों के उद्योग में निर्यात के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा गया है। फूलों की खेती से होने वाली आमदनी को देखते हुए अब एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। फूलों के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक भारत में साल 2022-23 के दौरान फूलों का कुल निर्यात 707.81 करोड़ रुपए का हुआ था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 88.38 मिलियन डॉलर रही थी। भारत ने प्रमुख रूप से फूलों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को किया है। भारत में 300 से अधिक निर्यातोन्मुख इकाइयां हैं। फूलों की 50% से अधिक इकाइयां कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हैं। विदेशी कंपनियों से तकनीकी सहयोग के साथ भारतीय पुष्प कृषि उद्योग विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की ओर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हम मोटे अनाज की बात करने जा रहे हैं। अब हम बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार 20 दिसंबर को गुजरात की ध्रोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1915 रुपए, जंबूसर मंडी में भाव रहा 2300 रुपए, महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में बाजरा 2750 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2325 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो बुधवार को एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2850 रुपए, गुजरात की धोराजी मंडी में भाव रहा 4980 रुपए, जंबूसर मंडी में ज्वार 3000 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3650 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब और जीरे का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और दूरदर्शन प्रस्तुत करता है एक बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य भारत के इतिहास का ऐसा पहला एक रियलिटी शो जिसका नाम है भारत का अमृत कलश। बहुत सारे ऑडिशंस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी
क्यों? क्योंकि ये आपका कैलाश खेर कर रहा है ये शो, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ अभी भी रह गए होंगे आप, जो रह गए हैं उनके लिए एक स्वर्ण अवसर लेकर हम आए हैं। soundcake.io, ध्यान से सुनिए, कितना प्यारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर अपना ऑडिशन, अपना गायन, अपना कोई भी लिंक अपलोड करिए और अभी भी आपके पास पूरे भारत से, पूरे क्षेत्र से, मैं तो कह रहा हूँ पूरे विश्व से इस पे जुड़े रहिए। जितने भी ऑडिशंस अभी बचे हैं, आप लोगों के मन की इच्छाएं, आप आइए, हमारा हिस्सा बनिए और भारत का अमृत कलश, अपने राज्य को आगे लेके आइए और इतिहास बनाइए। ये सफर है एक जुनून का, कुछ हौसलों का, जानवरों, अपनी मिट्टी और इसके लोगों से मेरी बेपनाह मोहब्बत का। मैं हूं प्रतीक वासन, एक ट्रैवल जर्नलिस्ट और एक एडवेंचरर। क्या हाल है नानू? कब आए मेले में आप? बताओ कैसे हो? मैं बस अभी आया। घोड़ा कैसे दिलवाएगा? घोड़े चलेंगे सर जी, अभी अच्छे घोड़े आए हुए हैं हमारे मेले में, पुष्कर में। इस जर्नी में मैं अपनी कैवलरी यानी घोड़ों और ऊंटों की सेना ले आगे बढ़ूंगा। दुर्गा माता की जय। और एक पुराने दौर की जिंदगी का रोमांच आपसे साझा करूंगा। ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है। ये यात्रा चुनौतियों भरी होगी पर मुस्कुराते हुए पूरी होगी। बने रहिए रोमांच और साहस से भरी इस दास्तां में हमारी सेना के साथ। साहस और एडवेंचर से भरपूर जबरदस्त दास्तान द कैवलरी गोज टू जोधपुर देखिए हर शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात जीरे की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 टन के पार पहुंच गया है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्याज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। आखिर में बात सेब की। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। वहीं बात कुल फलों की पैदावार की करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल फलों की पैदावार साल 2021-22 के दौरान 107.51 मिलियन टन हुई है। वहीं साल 2022-23 के दौरान 107.75 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। बात निर्यात की करें तो देश से होने वाले ताज़ा फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा फलों का निर्यात 4,83,000 टन का हुआ था। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही।
आशा है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल हम आपसे लेंगे विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। राजस्थान की धरती सु खम्बा घनी सा देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग गांव की तस्वीर। चलते हैं भारत के अलग अलग गांव में, बात सरकारी योजनाओं की। गांव के विकास से बदलती है भारत की तस्वीर। गांव की पगडंडी जुड़ रही है शहरों तक। बदलते हुए भारत की खूबसूरत तस्वीर। देखिए भारत के अलग अलग गांव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से
किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।